हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। वहीं पर सरकार एनपीएस को ज़्यादा लाभकारी बता रही है। ऐसा ही एक वाकया कल हुआ। पुरानी पेंशन नहीं, एनपीएस ज़्यादा लाभकारी, मुख्य सचिव ने समझाया पूरा गणित। शीतलहर से अभी नहीं मिलेगी राहत, घने कोहरे की चेतावनी जारी। तदर्थ चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। विधान परिषद की 36 सीटों का चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग। यूपी में कम हो रहा कोरोना संक्रमण, टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू, पहले दिन रहे 131 लोग अनुपस्थित। विजय किरण आनंद ने कार्रवाई के दिए निर्देश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। पुरानी पेंशन नहीं, एनपीएस ज़्यादा लाभकारी, मुख्य सचिव ने समझाया पूरा गणित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुराने पेंशन का मुद्दा गरमाने और कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद अब शासन इसे लेकर गंभीर हो गया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में वित्त व कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें पुरानी पेंशन योजना की तुलना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से की गई। समीक्षा के बाद अधिकारियों ने एनपीएस को ही ज़्यादा फायदेमंद बताया। यही नहीं, दोनों का तुलनात्मक चार्ट भी तैयार किया गया और अब इसे कर्मचारी संगठनों को भेजा जा रहा है। तुलनात्मक चार्ट में समझाया गया कि समूह गा के कर्मी को पुरानी पेंशन के रूप में 18,120 रुपये और एनपीएस में 20,450 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं समूह घा के कर्मी को पुरानी पेंशन में 17,250 रुपये महीना और एनपीएस में 19,569 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के मुताबिक सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली धनराशि एनपीएस के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा है और इस धनराशि को अन्य बचत योजनाओं में निवेश कर और लाभ लिया जा सकता है। एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण व सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति ही अनुबंध है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में होती है तो मृतक के आश्रित को पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन या फिर एनपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के मृतक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधियों में निवेश पर वर्तमान में करीब 9.5% की दर से वृद्धि हो रही है। वहीं जीपीएफ में करीब 7.1% ही है। एनपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति व कैशलेस इलाज की सुविधा है। फिलहाल पेंशन पर शासन ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। समूह गा के कर्मियों की दोनों पेंशन स्कीम की तुलना 1 जनवरी वर्ष 2006 को नियुक्त समूह गा के कर्मचारी की अगर उस समय 28 वर्ष आयु है तो वह 31 दिसंबर वर्ष 2037 में रिटायर होगा। नियुक्ति के समय वेतनमान 5200 से 20,000 रुपये व ग्रेड पे 2,000 रुपये है। इसकी पुरानी पेंशन योजना के तहत कुल पेंशन 30,200 रुपये बनेगी। ग्रेच्युटी 11,06,226 रुपये, राशिकरण 40%, 12,080 रुपये, राशिकृत मूल 11,87,802 रुपये, राशिकरण के उपरांत मासिक पेंशन 18,120 रुपये और नगद भुगतान 2,22,94,028 रुपये होगा। दूसरी ओर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में कुल पेंशन 20,430 रुपये, ग्रेच्युटी 11,06,226, नगद भुगतान 61,34,934, नगद भुगतान ग्रेच्युटी राशिकृत मूल 7,24,11,160 रुपये, मासिक पेंशन 20,450 रुपये। लखनऊ राजधानी में शुक्रवार को खिली धूप ने ठंड से कुछ राहत दी। हालांकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली शीतलहर से ठुठुरन भी रही। मौसम विभाग ने 2 दिन तक प्रदेश भर में शीतलहर और अत्यधिक ठंडे दिन की चेतावनी जारी की है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री की कमी के साथ 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री की कमी के साथ 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडे दिन की स्थिति और सुबह के समय घना कोहरा रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान फतेहगढ़ में 3.6 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 4.0, बरेली में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान आगरा में 21.7 डिग्री और फतेहगढ़ में 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तदर्थ चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट द्वारा अभिलेख सत्यापित मानकर चयनित कराए गए 18 तदर्थ शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया है। यह अभ्यर्थी वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन तदर्थ शिक्षक का अधिभार अंक नहीं दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि अगर अभिलेख सत्यापित होता तो कितने तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते।
चयन बोर्ड की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने 18 तदर्थ शिक्षकों को चयनित मानकर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक इन 18 शिक्षकों में 15 टीजीटी और 3 प्रोक्ता संवर्ग के तदर्थ शिक्षक थे जो चयनित हुए थे। इनकी चयन सूची बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर 17 दिसंबर को अपलोड कर दी गई थी। इसके बाद इन चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए चयन बोर्ड ने 30 दिसंबर से 13 जनवरी तक पदवार टीजीटी पीजीटी विषय आरक्षण श्रेणी तथा वर्गवार बालक बालिका की रिक्ति अधिसूचित किए जाने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए थे। इसके अनुपालन में ऑनलाइन अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ। रिक्तियां अधिसूचित किए जाने के बाद सभी 18 शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए ऑनलाइन अधियाचित पदों पर मानक के अनुरूप विद्यालय आवंटित कर दिया गया। लखनऊ विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के 36 सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यह चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 29 क्षेत्रों की 30 सीटों के चुनाव की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी होगी। मतदान 3 मार्च को होगा। दूसरे चरण की 6 सीटों के लिए अधिसूचना 18 फरवरी को जारी होगी, जबकि मतदान 7 मार्च को होगा। मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शुक्रवार चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। पहले चरण में नामांकन पत्र 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच भरे जाएंगे। 14 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 3 मार्च को मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। इसी प्रकार दूसरे चरण की अधिसूचना 10 फरवरी को जारी होगी। 17 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 21 को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 7 मार्च को मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की इन सीटों का मतदान विधानसभा चुनाव के 6ठे तथा 7वें चरण के मतदान वाले दिन ही हो रहा है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 36 सीटें यहाँ राजनीतिक दलों का गणित बदल देंगी। संबंधी सामग्री 2 चरणों में होंगे स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव। 4 व 10 फरवरी को अधिसूचना, 3 व 7 मार्च को मतदान। इन 30 सीटों पर पहले चरण में होगा चुनाव। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटापुर, फरुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। नोट: मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 सदस्य चुने जाते हैं। बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों से 1-1 सदस्य का चुनाव होता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट की बैठक बृहस्पतिवार को मुकेरीगंज स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2022 में अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि अवकाश के दिनों के अलावा अन्य दिनों में अध्यापकों से पढ़ाई के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं लिया जा सकता है। कहा कि इस बारे में संगठन बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराता रहा, लेकिन प्रशासन अनसुना करके शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी लगा देता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों के लिए टीकाकरण कराए जाने का जो आदेश निर्गत किया गया है वह समझ से परे है। इस मौके पर संरक्षक रामजन्म सिंह, शेर बहादुर सिंह यादव, अमित श्रीवास्तव, अबरार अहमद रहे। यूपी में कम हो रहा कोरोना संक्रमण, टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोविड टीका कवर उपलब्ध कराने का हमारा महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान से पूर्व 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक दशा में एक भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि 31 जनवरी तक के लक्ष्य के अनुसार पात्र 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुकी है। यह स्थिति संतोषजनक है। टीकाकरण को और तेज किए जाने की जरूरत है। प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। एक ओर जहां नए केस मिलने की संख्या दिनों दिन कम हो रही है, वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या उत्साहवर्धक है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस 65,263 हैं। इनमें से 98% से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है, यह अच्छे संकेत हैं। गोरखपुर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मतदान कार्मिकों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण गुरुवार को शुरू हो गया। पहले दिन 1820 पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को बुलाया गया था। इनमें से 131 लोग अनुपस्थित रहे। डीएम ने कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका विवरण निकाला जा रहा है। पहले चरण में होना है 10,500 कर्मचारियों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के पहले चरण में 2 फरवरी तक 10,500 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन पीठासीन अधिकारियों ने मतदान के दौरान अपने दायित्वों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलाने का तरीका सीखा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजेश कुमार। प्रशिक्षण के पहले चरण में 2 फरवरी तक 10,500 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन पीठासीन अधिकारियों ने मतदान के दौरान अपने दायित्वों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलाने का तरीका सीखा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजेश कुमार सिंह ने प्रशिक्षण स्तर पर पहुंचकर मतदान कार्मिकों को प्रोत्साहित किया।
पहले चरण में पीठासीन अधिकारियों मतदान अधिकारी प्रथम को दिया जा रहा प्रशिक्षण। पहले चरण में पीठासीन अधिकारियों मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 26 कक्षों में प्रशिक्षण हो रहा है और हर कक्ष में करीब 35 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीठासीन अधिकारियों को पीठासीन बुकलेट दी जा रही है। इसमें सभी जरूरी नियम अंकित होते हैं। मतदान के दिन किन किन वस्तुओं की जरूरत होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दी जा रही जानकारी। मतदान कार्मिकों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान पहुंचे जिलाधिकारी ने निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करें जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके। प्रशिक्षण के दौरान सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। जो अनुपस्थित रहेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशिक्षण 2 पालियों में हो रहा है। प्रथम पाली का प्रशिक्षण सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, दूसरी पाली का प्रशिक्षण अपराह्न 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक चल रहा है। कर्मचारियों में वितरित किया जा रहा फॉर्म 12D। प्रशिक्षण के लिए आ रहे कर्मचारियों में फॉर्म 12D का वितरण किया जा रहा है। इसके जरिए कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने के लिए आवेदन करेंगे। दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू होने पर प्रशिक्षण के दौरान ही वोट देने का मौका मिलेगा। दूसरे चरण का प्रशिक्षण वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद होगा। यह प्रशिक्षण विधानसभा क्षेत्रवार होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।